यूट्यूब चैनल पे जीनियस टेक सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एक नया अपडेट आपके शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, एक नया सर्कुलर हमारे पास आया है एमनेस्टी स्कीम को लेकर। एमनेस्टी स्कीम जिसका बेनिफिट हमें लेना है 31 मार्च जो है उसकी लास्ट पेमेंट है, और 4 दिन पहले हमारे पास सर्कुलर आया है। कुछ डाउट्स हैं उनको क्लैरिफाई किया गया है। फ्रेंड्स, क्या डाउट है देखने वाले हैं, क्या क्लैरिफिकेटरी हमारे पास सर्कुलर आया है। फ्रेंड्स, इसको जानने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही मैंने बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके, जीएसटी में अपडेट रह सके। आपके लिए डेली बेसिस पे नए नए अपडेट लेके आते ही रहते हैं अपने चैनल पर। तो बढ़ते हैं आज के अपडेट की तरफ। आज का क्या अपडेट है कि एक नया सर्कुलर आया है, सर्कुलर नंबर 248 जो कि यहाँ पास 27 मार्च को आया है। इसमें कुछ इश्यूज जो हैं सॉल्व किए गए हैं। देखिए, वेरियस इशू रिलेटेड टू अवेलमेंट ऑफ बेनिफिट ऑफ सेक्शन 128A ऑफ सीजीएसटी एक्ट। तो इसके रिगार्डिंग ये सर्कुलर हमारे पास आया है। डिटेल में फ्रेंड्स इसको जानने वाले हैं। बढ़ते हैं सर्कुलर की तरफ। देखिए, ये सर्कुलर मैंने आपके लिए यहाँ ओपन किया है। सर्कुलर नंबर क्या है? सर्कुलर नंबर हमारा है देखिए सर्कुलर नंबर 248/5/2025 है, जो कि 27 मार्च को आया है। और हमें एमनेस्टी स्कीम जो है एज पर सेक्शन 128 जिसकी लास्ट डेट है हमारे पास 31 मार्च तक हमें इसकी पेमेंट करनी है। और ये 27 को हमारे पास क्लैरिफिकेटरी सर्कुलर आया है। क्या सर्कुलर में कहा गया है? कुछ इश्यूज को डिस्कस किया है। वेरियस इश्यूज रिलेटेड टू अवेलमेंट ऑफ बेनिफिट ऑफ सेक्शन 128A ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2027। इसमें दो इश्यूज जो है हमारे पास डिस्कस किए गए हैं। वन बाय वन डिस्कस करते हैं क्या इम्पैक्ट उसका पड़ने वाला है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 2 को। पॉइंट नंबर 2 जो है हमारा क्या कहता है, क्या इशू है? वेदर the entire amount of tax demanded is required to be discharged। अब यहाँ entire amount किसके लिए कह रहा है? कई केसेस में क्या हुआ है फ्रेंड्स, जो हमारे पास कई टैक्स पेयर को नोटिस सर्व हुए हैं फाइनेंशियल ईयर 2017-18, 18-19, 19-20 और 2021 के लिए। और जो ये हमारी एमनेस्टी स्कीम लाई गई है वो कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए लाई गई है? फाइनेंशियल ईयर 17-18 से लेके 19-20 तक ये हमारी एमनेस्टी स्कीम लाई गई है। लेकिन कुछ जो है टैक्स पेयर को नोटिस या डिमांड हमारे जो आए हैं वो क्लब करके आए हैं, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 भी उसके अंदर इंक्लूड है। अब क्या इशू आ रहा है? इशू ये आ रहा है कि जो हमारी एमनेस्टी स्कीम है वो तो फाइनेंशियल ईयर 2017-18, 18-19 और 19-20 के लिए है, और उसके अंदर इसका अमाउंट भी इंक्लूडेड है। अब इसी के लिए क्लैरिफाई किया गया है। क्या क्लैरिफाई किया गया है? देखिए अब बिफोर अमेंडमेंट से पहले क्या है? If the show cause notice or order is containing the demand partly for the period which application under this scheme cannot be filed। Suppose हम लोग ये एमनेस्टी स्कीम हमारे केवल 17-18 से लेके 19-20 तक है। अब हमें 20-21 के लिए तो हम एलिजिबल ही नहीं है एमनेस्टी स्कीम के लिए। अब इस केस में क्या होगा? and partly for the period which application can be filed as per section 128A से demand for the financial year 19-20 तक है। In this case taxpayer is eligible to file the application under the scheme। अगर आपको एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट लेना है तो आपके पास जो क्लब करके जो नोटिस आया है या डिमांड आपके पास आई है, सपोज आपके पास डिमांड आई है 10 लाख रुपए की आपकी डिमांड निकाली गई है, जिसमें से जो फाइनेंशियल ईयर 2021 की डिमांड है वो सपोज 2 लाख रुपीज की डिमांड है, बाकी रिमेनिंग 8 लाख की जो डिमांड है वो हमारी डिमांड है फाइनेंशियल 2017-18 से लेकर 19-20 की। अब हम जब एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट लेना है तो हमें किस पे एंटायर अमाउंट जमा कराना होगा, तभी हम इस एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। अब ओनली आफ्टर द पेमेंट ऑफ द फुल टैक्स डिमांडेड एज पर द शो कॉज नोटिस और ऑर्डर to be filed by the taxpayer on or before the due date। अब आफ्टर इफेक्ट क्या होगा? क्योंकि अगर हमें एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट लेना है तो हमें एंटायर अमाउंट जमा कराना होगा, तभी हम जमा करा पाएंगे। अब इसमें क्या कहा है अमेंडमेंट आने के बाद? इफ द शो कॉज नोटिस और ऑर्डर इज इशूड कंटेनिंग डिमांड पार्टली फॉर द पीरियड विच एप्लीकेशन अंडर दिस स्कीम कैन नॉट बी फाइल्ड सेज फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड पार्टली फॉर द पीरियड which application can be filed as per section 128A of the CGST Act says demand for 19-20। In such case taxpayer is eligible to file application under this scheme and only after payment
of full tax relating to the specified period, that is period eligible under section 128A, that is 1st July to 31st March 2020. अब जिन टैक्स पेयर्स ने इनके अगेंस्ट जो भी उन्होंने एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट लिया और उनके क्लब करके आ गए थे और उन्होंने डिमांड सारी जमा करा दी है, तो इस केस में इनको कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे इन्होंने इंसर्ट कर दिया है, फर्दर नो रिफंड शैल बी ग्रांटेड फॉर द टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी ऑलरेडी पेड बिफोर द enactment of the second amendment rule 2025. In this case demand covers both eligible और इलिजिबल पीरियड, यानी कि किसी टैक्स पेयर ने अगर जमा करा दी है तो उनको कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। ये तो पहले से ही हम बताते हैं, कोई भी रूल या रेगुलेशन आने से पहले अगर कोई पर्सन है, उसको कोई नोटिस आया है और टाइम वो अपने पहले जमा कराया था तो कोई भी रिफंड उसको नहीं मिलता है, कोई बेनिफिट उसको नहीं दिया जाता है। ये जो इन्होंने क्लैरिफाई किया है। अब इसके सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या क्लैरिफाई किया है, अपील इज रिक्वायर्ड टू बी विड्रॉ फॉर द एंटायर पीरियड वेयर द नोटिस स्टेटमेंट ऑर्डर इशूड फॉर द टैक्स पेयर pertaining to the period covered partially under section 128A and partially बाय दोज आउटसाइड इट, यानी कि जो हमारे पास ऑर्डर आया है एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट हमें अगर लेना है तो अगर हमने किसी ऑर्डर के अगेंस्ट अपील की है तो पहले वो हमें अपील विड्रॉ करनी है, तभी आप सेक्शन 128A की एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। अब इसमें क्या कहा गया है कि अगर हमें सेक्शन 128A के अकॉर्डिंग बेनिफिट लेना है तो हमें अपील विड्रॉ करनी रहेगी। तो इसमें क्या कहा इन्होंने कि अगर हमारा जो अपील है वो अंटायर अमाउंट की, यानी कि उसमें 20-21 का भी पीरियड इंक्लूड है और हम ऑलरेडी अपील फाइल कर चुके हैं, तो आपको अपील विड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। देखिए इसमें क्या कहा गया है, आफ्टर अमेंडमेंट इफ द टैक्स डिमांडेड कवर बोथ एलिजिबल अंडर सेक्शन 128A और इनएलिजिबल पीरियड द टैक्स पेयर डज नॉट need to withdraw the entire appeal. However, the taxpayer can inform the appellate authority or tribunal they intend to withdraw the appeal for the covered period. The appellate authority will then pass an order only for the period for the financial year 17-18, 18-19 on 19-20. Also, the appeal shall be deemed withdrawn from 1st July 2017 to 31st March 2020 as per the section 128A सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा फ्रेंड। जिन भी टैक्स पेयर ने ऑलरेडी टैक्स जमा करा दिया तो उसको कोई भी रिफंड एक तरीके से नहीं मिलेगा। ये इश्यूज आ रहे थे। सेकेंडली क्या है, सेकेंड इशू क्या है, देखिए नेक्स्ट में कह रहे हैं इशू वेदर द केस where the tax has been paid through return in form GSTR 3B instead of through GSTR DRC 03 prior to the notification as per section 128A, that is 1st November 2024, would be eligible for the benefit of section 128A of CGST Act। अब कुछ केसेस में क्या हुआ है कि जैसे टैक्स पेयर को नॉलेज हुई कि हमने इस तरीके से टैक्स ले लिया है एज पर सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग, तो अगर उन्होंने वो रिटर्न में ही सेट ऑफ कर दिया, DRC 03 से पेमेंट नहीं किया, तो इस केस में क्या वो एलिजिबल है इस स्कीम के लिए। तो इन्होंने कहा है, देखिए वेरियस रिप्रेजेंटेशन हैज बीन रिसीव्ड एंड सीकिंग क्लैरिफिकेशन टू वेदर द केस वेयर द पेमेंट हैज बीन मेड थ्रू GSTR 3B बिफोर कमिंग इनटू द फोर्स ऑफ सेक्शन 128A, दैट इज 1 नवंबर से पहले ही अगर आपने पेमेंट कर दी थी तो आप 100% एलिजिबल हैं इस स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए। सेकेंडली इन्होंने क्या कहा है, देखिए एज पर रूल सेक्शन रूल 164(1) प्रोवाइड्स दैट इन ऑर्डर टू अवेल द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 128A payment to be made through GST DRC 03 towards the tax demanded in respect of the notice statement as per section 128A clause A as per rule 164(2) provides that the payment shall be made mandatorily be made only crediting the amount in electronic liability register against the debit entry created in respect of order mentioned in clause
B or C of subsection 128A, the SAD rule also provides the procedure to be followed where the cases has already been made through GSTR DRC 03, यानी कि अगर आपने पेमेंट कर दी थी तो आप उसको ले सकते हैं, डेबिट एंट्री के थ्रू आपको दिखाना है। देखिए, फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द अबव प्रोविजन इट इज क्लैरिफाइड दैट द टैक्सपेयर who has made the payment from GSTR 3B before the commencement of section 128A, that is 1st November 2024, shall be eligible to avail the benefit under the SAD Act, यानी SAD Act यानी section 128A के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। और जिन टैक्सपेयर ने पेमेंट करी है ऑन और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ 1st November 2024 शैल बी रिक्वायर्ड टू बी मेक पेमेंट नेसेसरी थ्रू द मोड एज पर रूल्स 164 के अकॉर्डिंग उनको पे करना रहेगा। ये हमारे क्लैरिफिकेटरी 2 इश्यूज जो है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए जो हमारे पास आए। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको रेलेवेंट लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जो कि बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।